अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 जो कि ग्रोथ का चैप्टर है जनरल बैक्टीरियोलॉजी में वो स्टार्ट करने लगी हूँ किसी की रिक्वेस्ट पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ कैसे होती है बैक्टीरिया में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड किस तरह होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। यानी कि एक सेल जब 2 में डिवाइड हुआ तो फिर वो आगे 2 में डिवाइड होंगे, इस तरह मतलब एक्सपोनेंशियली। तो 4 जनरेशन्स के बाद यानी कि 4 बार जब वो डिवाइड होंगे तो 16 बैक्टीरिया के सेल्स बन चुके होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 बैक्टीरियम विल प्रोड्यूस 16 बैक्टीरिया आफ्टर 4 जनरेशन्स, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक एक डिवीजन के बाद उन बैक्टीरियाज़ का नंबर जो है वो डबल होता जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर 4 जनरेशन के बाद किया यानी कि 4 डिवीजन्स के बाद, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है और वो डबल हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दी है कि बैक्टीरिया की जो टाइम है यानी जिस उस टाइम वो टाइम जिसमें वो डबल होता है वो डिफरेंट है हर बैक्टीरिया में। जैसे कि कोली में वो 20 मिनट्स है और 18 आवर्स जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम में तो वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो जिसका जितना कम डबलिंग टाइम होगा यानी कि जितने कम अरसे में वो ज़्यादा वो डबल हो सकेगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो रैपिड प्रोडक्शन होगी। बस इसमें वैल्यूज़ ही दी गई हैं, एज सच उतना कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डबलिंग पॉइंट जो है टाइम जो है वो सिर्फ स्पीशीज़ में डिफरेंट नहीं होता, बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, इस प्रॉपर पीएच हो, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है वो जल्दी होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि डबलिंग टाइम ज़्यादा होगा या कम। अगर हम ये फैक्टर्स जो हैं वो ठीक से मुनासिब तरीके से मेंटेन करें तो हमारा डबलिंग टाइम कम होगा, यानी कि जल्दी जो है वो बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे नंबर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग की जो बैक्टीरिया का ग्रोथ साइकिल है यानी कि जो मेन इसका टॉपिक है अब वो स्टार्ट होने लगा है। 4 इसके फेज़ हैं, इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। 4 फेज़ हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। सबसे पहला फेज़ जो ए है उसे हम कहते हैं लैग फेज़। लैग फेज़, लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी कि इसमें कुछ नहीं हो रहा होता। तो लैग फेज़ में क्या होता है कि इस फेज़ में बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन ग्रोथ नहीं स्टार्ट होती। तो ये बिल्कुल वो उस तरह है जैसे इंटरफेज़ में माइटोसिस से पहले बहुत एक्टिविटी होती है। वो क्यों होती है? ताकि माइटोसिस के लिए कुछ कंपोनेंट्स बना सके। इसी तरह लैग फेज़ में भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होती है ताकि वो जो डिवीजन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसे वो तैयार कर रहा होता है उस दौरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास लॉग फेज़। तो इस ग्राफ से दिख रहा है कि लॉग फेज़ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लॉग फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होती है। यही मेन जो है वो फेज़ है। अब इसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन की है कि पेनिसिलिन जो ड्रग है वो हम बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब हम उसको लॉग फेज़ के दौरान दे रहे हों। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे डिवीजन को रोक देगा, ठीक है। अगर उसको लैग फेज़ में देंगे तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा जो है वो मतलब डिवीजन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको हम लॉग फेज़ में देंगे तो यहाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये डिवीजन को रोक देगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में यहाँ पे देखें कि पहले ग्रोथ अचानक बढ़ रही थी, अब कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये स्टेशनरी फेज़ ये है कि इसमें जो है ना वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो रही है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से ना इसकी ग्रोथ कम हो रही है। इसको हम जो है वो स्टैटिक और स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि अगर इसको एक स्पेशल बैक्टीरिया को एक स्पेशल जो अपरेटस होता है कैमोस्टेट उसमें ग्रो कराया जाए। कैमोस्टेट क्या होता है? इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो उसमें टाइमली जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, साथ साथ इसी तरह टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को निकाल लिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, जिसकी वजह से स्टेशनरी फेज़ आता ही नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म बहुत देर तक लॉग फेज़ में रह सकता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट नहीं हो रहे इस वजह से। उसके बाद लास्ट फेज़ है डेथ फेज़। जब स्टेशनरी फेज़ में न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे होंगे तो आखिरकार वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी, एट द एंड डेथ होगी। तो ये जो डी है ये डेथ फेज़ है। तो ये हमारा कंप्लीट साइकिल था, ग्रोथ साइकिल। कि सबसे पहले लैग फेज़ है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है लेकिन डिवीजन नहीं, फिर बी में बहुत सारी डिवीजन हो रही है, लॉग फेज़ में सी स्टेशनरी है और डी डेथ फेज़ है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लैब में वही न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम लैब में ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम लैब में ग्रो नहीं करा सकते, वो सिर्फ होस्ट में ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, उनकी जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ होती है। इनकी वजह क्या होती है कि ये क्यों जो है वो बाहर नहीं ग्रो कर सकते, वो इस वजह से क्योंकि ये इनमें एटीपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, इस वजह से ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं और वहाँ से ही एटीपी यूज़ करते हैं और वहीं पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं ऐसे बैक्टीरिया की, इनके नेम्स आपने लाजमी याद रखने हैं, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनारोबिक और एरोबिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें पता है सबको कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी जब सप्लाई मिल रही हो तो ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग पहले जो है वो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें क्या होता है, एंड पे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बिकॉज अब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन कहीं भी यूज़ हो रही हो ना तो वो दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। अब उनका क्या किया जाए, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और एक होता है सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। अब इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन यूज़ करनी है तो फिर उसे इन दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स का कुछ तो कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं उनमें होते हैं एक एंजाइम्स जो कि इन दोनों टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक हमारे पास एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, वो क्या करता है, वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, यानी कि सुपर ऑक्साइड को जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो सेकंड एंजाइम है वो है कैटालिज, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देता है जो कि बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। तो इस तरह ये दोनों एंजाइम जो है वो इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर कोई नुकसान की बात नहीं होती। तो ऐसा बैक्टीरिया जिनमें ये दोनों एंजाइम मौजूद हों वही जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं और एरोबिक ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑक्सीजन डिफरेंट बैक्टीरिया का ऑक्सीजन की तरफ क्या रिस्पॉन्स है, यूज़ करते हैं या नहीं, इस पे जो है हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट यानी कि जो होते हैं एरोब्स, पक्के पक्के एरोब्स होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये ऑब्लिगेट एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन जिनको चाहिए ही चाहिए होती है, ऑक्सीजन के बगैर वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल है हमारे पास एम ट्यूबरकुलोसिस की, ये एग्जांपल लाजमी याद रखनी है कि ऑब्लिगेट कौन सी एमसीक्यू में आ सकती है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। अब ये जो है वो फैकल्टेटिव जो कि हर हालात में खुश रहते हैं तो मतलब कि ये वो होते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो फिर ये फर्मेंटेशन के थ्रू भी जो है वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये दोनों कर सकते हैं। इनमें एग्जांपल है ई कोली की, ठीक है। पिछले में थी एम ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड ग्रुप हमारे पास है ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि ये वो हैं जो ऑक्सीजन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इनमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज नहीं मौजूद होते, ये दोनों एंजाइम मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर ये ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें भी एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की। तो आई होप ये सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। तो फर्मेंटेशन होती क्या है, फर्मेंटेशन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स को, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज के नाम लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि ई कोली को हम सैल्मोनेला और शिगेला से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोस। इसका मतलब ये है कि ई कोली में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो है वो लैक्टोस को फर्मेंट कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट में कि वो क्या है ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो लैक्टोस है हमें पता है वो डाइसेक्राइड है, यानी कि वो ग्लूकोज और लैक्टोस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले लैक्टोस को टूटना होगा, फिर बाद में शुगर की फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी। तो लैक्टोस को तोड़ने के लिए चाहिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम जो कि ई कोली में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ई कोली को डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि यही जो है वो लैक्टोस को फर्मेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें वो एंजाइम प्रेजेंट है जो लैक्टोस को ब्रेक कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने कहा कि फर्मेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो फर्मेंटेशन से जो पायरुवेट बना है वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल जो है ना वो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ग्लिकोलाइटिक प्रोसेस यानी कि फर्मेंटेशन। इस वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो है वो बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू एब्सेंस। उसके बाद ये है कि ऐसा हमें पता है कि फैकल्टेटिव और एनारोब ही जो है वो फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो बिल्कुल फर्मेंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑक्सीजन के बगैर रह ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें और क्या मेंशन है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहा है कौन सा नहीं। तो ये होगा कि फर्मेंटेशन के दौरान जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे वो एसिडिक होते हैं, जैसे कि पायरुवेट और लैक्टेट, ठीक है। उनको इंडिकेटर की मदद से जो है वो रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। ऐसा हमें पता है कि इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर हम शुगर को फर्मेंट करते हैं एक इंडिकेटर की प्रेजेंस में जो कि फिनोल रेड है, तो जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी क्योंकि एसिडिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से कलर जो है वो येलो में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर शुगर फर्मेंट नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा। इससे पता चल जाएगा कि फर्मेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। फेरिक फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर याद रखना है। फेरिक फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आयरन जो है वो साइटोक्रोम्स और भी बाकी एंजाइम्स का जो है वो कंपोनेंट्स होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन में चाहिए। इस वजह से आयरन इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी होस्ट है उसमें बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए आयरन अवेलेबल नहीं होता ज़्यादा। क्यों अवेलेबल नहीं होता? क्योंकि वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में बाउंड फॉर्म में होता है, ट्रांसफेरिन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसके साथ बाउंड होता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए आयरन ऑब्टेन कैसे करते हैं, अब ये हमने देखना है। आयरन बैक्टीरिया क्या करता है, वो आयरन बाइंडिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं साइडीरोफोर्स। ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये कंपाउंड क्या करता है आगे, ठीक है, ये क्या करता है, ये अटैच कर जाता है, ये आयरन को ट्रांसफेरेंस से लेता है और उसके साथ अटैच करता है और फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल को जो है वो आयरन पहुंचाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया हो कि आयरन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब एक यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन की कि स्पेसिफिकली ई कोली जो है वो एंटीरोबैक्टीन प्रोड्यूस करता है। ये साइडोरोफोर का नाम है एक। तो ये था सारा आयरन मेटाबॉलिज्म और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। If you like my videos, so do subscribe my channel so that you can get notifications. Allah Hafiz.